अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देश के महान वैज्ञानिक, मिसाइल मैन और देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ स्टोरी को जानेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो में आपको कोई भी कमी नज़र आती है तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम के एक गरीब मुस्लिम परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम जैनुलब्दीन था, जो कि पेशे से एक नाविक थे, और उनकी मां आसियम्मा एक गृहिणी थी। उनके पिता काफ़ी पढ़े लिखे नहीं थे। इसके बावजूद वे अपने पिता के लगन और संस्कार से काफ़ी प्रभावित हुए। उनके पिता कहा करते थे, जब मुश्किल आए तो मुश्किल की वजह समझने की कोशिश करो, क्योंकि मुश्किलें खुद को परखने का मौका देती हैं। बचपन में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम अपने एक रिश्तेदार अहमद जलाउद्दीन से काफ़ी प्रभावित हुए। जलाउद्दीन उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंस्पायरिंग लोगों की कहानी सुनाया करते थे। वे कलाम से लगभग 15 वर्ष बड़े थे, फिर भी अच्छे दोस्त बन गए। दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम का बचपन बहुत ही गरीबी में बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण उनको अपनी पढ़ाई के साथ साथ अखबार भी बेचना पड़ता था। वे बचपन में तो सामान्य बच्चों की तरह ही थे, लेकिन उन्हें नई चीज़ों को सीखने का बहुत शौक था। जब वे पक्षियों को उड़ते हुए देखते तो उनको भी उड़ने का मन करता था, और यह भी सोचते थे कि ये पक्षी उड़ते कैसे हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी स्कूली पढ़ाई शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से पूरी की। 1950 में अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखते हुए सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से उन्होंने इंटरमीडिएट पूरा किया, और वहीं से कलाम ने बीएससी फिजिक्स में ऑनर्स किया। उस समय कलाम को हायर एजुकेशन के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिजिक्स में ऑनर्स करने के बाद उन्हें पता चला कि फिजिक्स उनका सब्जेक्ट नहीं था। उनको उस समय एहसास हुआ उनको अपने सपने को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना चाहिए था। इस सपने को पूरा करने के लिए इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अप्लाई किया, और उनका नाम तो लिस्ट में आ गया, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो अपनी फ़ीस चुका पाते। इसके लिए उनकी माँ ने अपने कंगन बेचकर फीस चुकाई। कॉलेज के दिनों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का ध्यान उनके कैंपस में रखे 2 अनयूज्ड जहाज़ों पर आकर्षित हुआ। क्लास खत्म होने के दौरान वह घंटों वहां बैठे रहते थे। जब उनको मेन सब्जेक्ट चुनना था तो अपनी रुचि को ध्यान में रखते हुए अंतरिक्ष इंजीनियरिंग को चुना। वहां इंजीनियरिंग करने के बाद वे बेंगलोर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में बतौर ट्रेनिंग ज्वाइन किया। वहां से जब वो एरोनॉटिकल इंजीनियर बनकर निकले तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, पहला एयरफोर्स में जाने का और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जाने का। दोस्तों, डॉक्टर कलाम ने दोनों जगह आवेदन कर दिया और एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए देहरादून गए। वहां 25 उम्मीदवारों में उनका 9वां नंबर आया, जबकि सीट केवल 8 थी, और वे 1 नंबर से पीछे रह गए। दोस्तों, वे काफ़ी उदास हुए। उनका एयरफोर्स जाने का बचपन का सपना टूट गया। उसके बाद कलाम दिल्ली लौट आए और डिफेंस में उनको सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट के पद पर नियुक्त किया गया। वहां पर उन्होंने 3 साल तक काम किया। उसके कुछ दिनों के बाद डॉक्टर कलाम को इसरो से रॉकेट इंजीनियरिंग पद के लिए कॉल आया और वे मुंबई इंटरव्यू देने के लिए गए। उनका वहां रॉकेट इंजीनियर पद पर सिलेक्शन हो गया। वहां काम करने के पश्चात वे रॉकेट लॉन्चिंग की ट्रेनिंग के लिए 6 माह के लिए नासा चले गए, और नासा से वापस आने के बाद 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट लॉन्च किया। उसके कुछ दिन बाद प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने डॉक्टर कलाम को दिल्ली बुलाया, और प्रोफेसर साराभाई चाहते थे कि भारत खुद का अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार करे, जिसकी जिम्मेदारी डॉक्टर कलाम को सौंपी गई। 17 अगस्त 1979 में डॉक्टर कलाम की देखरेख में SLV-3 लॉन्च किया गया, जिसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में बनाया गया था। उस समय वहां के चेयरमैन प्रोफेसर सतीश धवन थे, लेकिन कुछ गड़बड़ी के कारण SLV-3 लॉन्च फेल हो गया। डॉक्टर कलाम के लिए यह एक सदमे से कम नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर सतीश धवन ने इस असफलता का जिम्मा खुद अपने कंधों पर ले लिया और भारत की जनता को यह भरोसा दिलाया कि हम असफल हुए हैं, लेकिन हम दोबारा इस काम को करेंगे और सफल होंगे। उस समय डॉक्टर कलाम को लीडरशिप का मतलब समझ आया कि कैसे प्रोफेसर सतीश धवन ने उनकी असफलता को अपने कंधे पर ले लिया।
SLV 3 की कामयाबी के 1 महीने बाद ही प्रोफेसर सतीश धवन ने डॉक्टर कलाम को प्रधानमंत्री से मिलने के लिए बुलाया और डॉक्टर कलाम को 1981 के रिपब्लिक डे पर पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1982 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक बार फिर इसरो के निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए और अब उन्होंने गाइडेड मिसाइल की तरफ अपना ध्यान देना शुरू किया। 1990 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दोबारा पद्म भूषण से नवाजा गया। 1997 में डॉक्टर कलाम को भारत के प्रति योगदान को देखते हुए उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उन्हीं के नेतृत्व में ही 1998 में भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। 2002 में डॉक्टर कलाम को राष्ट्रपति के लिए नामांकित किया गया। 25 जुलाई 2002 को डॉक्टर कलाम ने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। 27 जुलाई 2015 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिलांग में रहने योग्य ग्रह नामक टॉपिक पर अपना व्याख्यान दे रहे थे, तभी दिल का दौरा पड़ा और वे बेहोश हो गए। उसके बाद उनको हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ 2 घंटे के बाद उनकी मृत्यु हो गई। कलाम ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था और भारत ने एक सपूत खो दिया था। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व हजारों सालों में एक बार जन्म लेता है। ऐसे इंसान को मैं नमन करता हूँ। उम्मीद है दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।